नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। CDSCO ने 35 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। न्यायमूर्ति BR गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी CGI के रूप में अनुशंसित किया गया। तमिलनाडु ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित की। संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में मनरेगा के संबंध में रिपोर्ट पेश की। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $99.2 बिलियन हो गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC केवल व्यापार मार्ग नहीं बल्कि एक आधुनिक सिल्क रूट भी है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं पहली मुख्य खबर की ओर। CDSCO ने 35 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 अस्वीकृत FDC दवाओं के विनिर्माण, बिक्री और वितरण को रोकने का निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि CDSCO भारत में औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए शीर्ष विनियामकीय संस्था है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि कई FDC दवाएं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत नई औषधि एवं नैदानिक परीक्षण यानी NDCT नियम 2019 के प्रावधानों का उल्लंघन कर रही थी। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी FDC दवाओं के बारे में जान लेते हैं। 2 या 2 से अधिक सक्रिय औषध सामग्रियों यानी APIs को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई एकल खुराक वाली दवा को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कभी कभी इन्हें कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि API वास्तव में किसी निर्मित दवा जैसे टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल आदि का जैविक रूप से सक्रिय घटक है जो बीमारी के इलाज में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। FDCs को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। आपको बता दें कि किसी FDC को NDCT नियम 2019 के तहत तब नई औषधि माना जाता है जब यह 2 शर्तों को पूरा करते हैं। पहली, यह मरीजों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए पहले से स्वीकृत 2 या अधिक दवाओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाई गई है, तथा दूसरी शर्त है कि यह अपने दावों में बदलाव करने के साथ साथ पहले से स्वीकृत FDC में दवाओं के अनुपात को बदल देती है। अब प्रश्न यह उठता है कि FDC दवाओं को क्यों प्राथमिकता दी जाती है। सबसे पहला कारण है बेहतर चिकित्सीय परिणाम। संयुक्त दवाओं के बीच बेहतर सहक्रियात्मक प्रभाव देखने को मिलता है यदि उसे तर्कसंगत रूप से चुना गया हो। दूसरा है रोगी व्यक्ति द्वारा चिकित्सीय निर्देशों का बेहतर ढंग से अनुपालन। कई दवाओं को एक ही टैबलेट या कैप्सूल में मिलाने से गोलियों का बोझ कम किया जा सकता है। और आखिर में है उपचार की लागत में कमी। कई अलग अलग दवाओं को खरीदने की तुलना में संयुक्त उत्पाद उपचार की लागत को कम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। न्यायमूर्ति BR गवई को भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में अनुशंसित किया गया। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यानी CGI ने न्यायमूर्ति BR गवई का नाम भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CGI के रूप में नियुक्त हेतु केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय को अनुशंसित किया है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश को CGI द्वारा अपने उत्तराधिकारी के रूप में नामित करने की स्थापित परंपरा रही है। सेवानिवृत्त हो रहे मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री यह अनुशंसा प्रधानमंत्री को भेजता है। फिर प्रधानमंत्री नामित व्यक्ति को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सलाह राष्ट्रपति को देता है। आपको बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 की धारा क्लॉज 2 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यदि वरिष्ठतम न्यायाधीश के भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा देने की उपयुक्तता को लेकर कोई संदेह हो तो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के अनुसार अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति की यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि MOP पर आधारित है। चलिए खबर के अंत में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम ने नियुक्ति की प्रक्रिया की। यूनाइटेड किंगडम में सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट का चयन संविधान सुधार अधिनियम 2005 में वर्णित वैधानिक चयन प्रक्रिया के माध्यम से होता है। संसद द्वारा निर्धारित नियमों के तहत लॉर्ड चांसलर द्वारा गठित एक स्वतंत्र चयन आयोग उम्मीदवारों का मूल्यांकन करता है। अपने चयन के बाद लॉर्ड चांसलर वरिष्ठ न्यायाधीशों और सरकारी अधिकारियों से परामर्श करता है।
तथा फिर नाम की अनुशंसा प्रधानमंत्री को भेजता है। प्रधानमंत्री इस अनुशंसा को सम्राट के पास औपचारिक नियुक्ति के लिए भेजता है। वहीं अगर संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्ति की प्रक्रिया को देखें तो अमेरिका में संघीय सरकार की कार्यपालिका और विधायिका सुप्रीम कोर्ट की संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति आमतौर पर सलाहकारों से परामर्श करने के बाद मुख्य न्यायाधीश को नामित करता है। इस नाम की पुष्टि सीनेट द्वारा साधारण बहुमत से होती है। तमिलनाडु ने केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए समिति गठित की। इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ करेंगे। समिति भारतीय राज्यों के संवैधानिक अधिकारों को मजबूत करने के लिए उपाय सुझाएगी। चलिए सबसे पहले ऐतिहासिक समिति राजमन्नार समिति 1969 के बारे में जान लेते हैं। इसका उद्देश्य संविधान की समीक्षा करना तथा विधायी, कार्यकारी और न्यायिक क्षेत्रों में राज्यों की अधिकतम स्वायत्तता की सिफारिश करना है। बात करें इसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों की तो समिति ने संविधान के अनुच्छेद 365 की आलोचना की तथा इसे अनुचित केंद्रीय अतिक्रमण के लिए एक उपकरण बताया। समिति ने अनुच्छेद 356 को संविधान से हटाने की सिफारिश भी की थी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इसके अलावा समिति ने अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्य परिषद को अधिक सशक्त बनाने का सुझाव दिया था और वित्त आयोग की कमजोर भूमिका पर भी चिंता जताई थी। इसी के साथ केंद्र राज्य संबंधों पर गठित अन्य समितियां भी हैं, जैसे सरकारिया आयोग 1983। इसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें जाने तो इसने देश की एकता और अखंडता के लिए अखिल भारतीय सेवाओं को बनाए रखने की सिफारिश भी की थी। साथ ही इसने नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की भी सिफारिश की थी। इसने यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन का अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। इनके अलावा राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति की राज्यपाल के पद पर नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। आयोग ने सुझाव दिया था कि त्रिभाषा फॉर्मूले को सभी राज्यों में इसकी वास्तविक भावना के अनुसार लागू किया जाना चाहिए। दूसरी समिति है पुंछी आयोग 2007। इसके द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें हैं अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग के समान राज्यपाल के लिए भी एक औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया लागू करने का सुझाव दिया गया तथा समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाते समय केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श करना चाहिए। आपको बता दें कि आयोग ने अनुच्छेद 356 का अधिक इस्तेमाल नहीं करने और इसके दुरुपयोग को कम करने की सिफारिश भी की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। संसदीय स्थायी समिति ने लोकसभा में मनरेगा के संबंध में रिपोर्ट पेश की। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत मनरेगा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह योजना एक वित्तीय वर्ष में उस ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के मजदूरी आधारित रोजगार की गारंटी देती है जिसका वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने का इच्छुक होता है। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि समिति ने कौन कौन से मुद्दे उठाए हैं। पहला है लंबित मामलों की अधिक संख्या। मजदूरी और सामग्री दोनों घटकों की कुल लंबित देनदारियां 23,446.27 करोड़ रुपए है। यह मौजूदा बजट का 27.26% है। दूसरा है जॉब कार्डों को अमान्य घोषित करना। 2021 से 22 में मामूली वर्तनी त्रुटियों या आधार बेमेल होने के कारण लगभग 50.31 लाख जॉब कार्ड हटा दिए गए। तीसरा है मजदूरी संबंधी मुद्दे। मनरेगा की मजदूरी मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाने में विफल रही है और यह निर्वाह स्तर से भी नीचे गिर गई है। चौथा है सामाजिक लेखा परीक्षा में अनियमितताएं। 2024 से 25 में लगभग 67% नियोजित ग्राम पंचायतों का लेखा परीक्षण किया गया। चलिए अब समिति द्वारा की गई सिफारिशें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है सर्वेक्षण। कार्यक्रम की कमियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरे देश में स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा है मुआवजे में वृद्धि। श्रमिकों के लिए समय पर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने हेतु विलंबित मजदूरी के लिए वर्तमान मुआवजा दर को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि श्रमिक मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से अधिक विलंब की अवधि के लिए प्रतिदिन अवेतनिक मजदूरी के 0.05% की दर से विलंब मुआवजा पाने के हकदार है। अगला है आधार का कार्यान्वयन। आधार आधारित भुगतान प्रणाली वैकल्पिक बनी रह सकती है तथा वैकल्पिक भुगतान तंत्र भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और चौथा है सामाजिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाना। नियमित रूप से लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा कैलेंडर शुरू किया जाना चाहिए।
आइए अब आखिर में खबर को समाप्त करने से पहले मनरेगा के तहत शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है आजीविका संबंधी अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देना। बागवानी वृक्षारोपण पर विशेष जोर देने के साथ साथ वृक्षारोपण कार्य को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को परामर्श जारी किया गया है। दूसरा है युक्त धारा पोर्टल। यह रिमोट सेंसिंग या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और GIS आधारित सूचना का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना बनाने में सुविधा प्रदान करता है। इस पोर्टल को इसरो, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि NRSC और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। फिर आखिरी है NRLM, अनुपालक क्लस्टर लेवल फेडरेशंस, नर्सरी वृक्षारोपण और अन्य व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में NRLM अनुपालक क्लस्टर लेवल फेडरेशन को शामिल करके व्यक्तिगत लाभार्थी की आजीविका में सुधार करना चाहिए। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $99.2 बिलियन हो गया। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़ गया है। इसका मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी, सोलर सेल्स आदि और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के आयात में तेजी से हुई बढ़ोतरी है। इस दौरान भारत का चीन को निर्यात घटकर $14.3 बिलियन रह गया है। चलिए सबसे पहले चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे और चीन पर बढ़ती आयात निर्भरता से जुड़ी प्रमुख चिंताएं जान लेते हैं। सबसे पहले है घरेलू विनिर्माण के लिए खतरा। चीनी वस्तुएं अक्सर कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर भारत में आती हैं। इससे भारतीय घरेलू उद्योगों, विशेषकर इस्पात, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उद्योगों को नुकसान होता है। दूसरा है रणनीतिक निर्भरता संबंधी चिंताएं। बढ़ता व्यापार घाटा चीनी वस्तुओं पर संरचनात्मक निर्भरता को दर्शाता है। इससे आपूर्ति श्रृंखला कमजोर हो सकती है। साथ ही इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। उदाहरण के लिए सीमा विवाद या किसी आपात स्थिति में चीन इस निर्भरता का लाभ उठा सकता है। इनके अलावा है अमेरिकी व्यापार नियमों की उपेक्षा करने का जोखिम। चीन छद्म रूप से भारत के जरिए अपने उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेज सकता है। इससे भारत अमेरिका संबंध प्रभावित हो सकते हैं। बाजार का व्यय प्रवर्तन यानी डाइवर्जन और डंपिंग के खतरे को देखें तो चीनी निर्माता अमेरिकी टैरिफ के कारण अपनी वस्तुओं का कम कीमत पर भारत में निर्यात यानी डंपिंग कर सकते हैं। इससे भारत के उद्योगों को नुकसान हो सकता है। अन्य चिंताओं में विदेशी मुद्रा का निरंतर बहिर्वाह आदि शामिल है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले बढ़ते व्यापार घाटे या आयात निर्भरता को कम करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई प्रमुख पहलें भी जान लेते हैं। पहली है घरेलू विनिर्माण को मजबूत करना। इसके लिए सरकार की PLI यानी उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना और मेक इन इंडिया जैसी पहलें चल रही हैं। दूसरा है महत्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए स्थानीयकृत आपूर्ति श्रृंखला। उदाहरण के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के लिए भारत बल्क ड्रग पार्क्स स्थापित कर रहा है। इनके अलावा है निर्यात प्रोत्साहन। राज्य और केंद्रीय करों व लेवी में छूट यानी ROSCTL योजना, ब्याज समकरण योजना यानी IES आदि निर्यात के लिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाती हैं। वहीं अन्य पहलों में बाजार पहुंच पहल यानी MAI योजना, व्यापार उपायों और सुरक्षा उपायों जैसे एंटी डंपिंग शुल्क का उपयोग करना आदि शामिल है। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के अनुसार भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC केवल व्यापार मार्ग नहीं बल्कि एक आधुनिक सिल्क रूट भी है। केंद्रीय मंत्री के अनुसार IMEC से अनेक लाभ प्राप्त होंगे, जैसे लॉजिस्टिक्स लागत में 30% तक की कमी आएगी, परिवहन में 40% कम समय लगेगा और यह महाद्वीपों के बीच बिना बाधा के व्यापार संबंध स्थापित करेगा। केंद्रीय मंत्री ने IMEC परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कई उपाय सुझाए हैं, जिनमें उद्योग जगत, थिंक टैंक, अकादमिक जगत जैसे सभी हितधारकों की साझेदारी और सक्रिय भागीदारी शामिल है। इसके साथ ही नवोन्मेषी वित्त पोषण मॉडल के तहत लंबी अवधि में मैच्योर होने वाले IMEC बॉन्ड जारी करना आदि को भी शामिल किया गया है। आइए अब सिल्क रूट के बारे में जानते हैं। सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था। इसका उपयोग दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 14वीं सदी से 15वीं सदी तक किया गया था। यह एशिया से यूरोप तक जाता था। अब अगर IMEC के बारे में देखें तो यह एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना है।
इसे 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया था। वहीं भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके हितधारक हैं। इसका उद्देश्य भारत, अरब प्रायद्वीप, भूमध्य सागरीय क्षेत्र और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाह, रेलवे, सड़क, समुद्र मार्ग एवं पाइपलाइन से संबंधित अवसंरचनाओं का विकास करना है। चलिए अब आखिर में IMEC का रणनीतिक महत्व भी समझ लेते हैं। पहला है भू रणनीतिक। यह स्वेज नहर जैसे व्यस्त समुद्री मार्गों का विकल्प प्रदान करके निरंतर व्यापार को बढ़ावा देगा। फिर है भू आर्थिक। यह भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण की सभी संभावनाओं की खोज एवं उनका दोहन करेगा। वहीं अब इसका अन्य महत्व को देखें तो यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के प्रत्युत्तर में एक विकल्प प्रस्तुत करता है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। टूती द्वीप 2 वर्षों से सुडानी सेना और अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF के बीच चल रहे युद्ध से नष्ट हो चुका है। केंद्रीय खान मंत्रालय ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन यानी NCMM के तहत उत्कृष्टता केंद्रों यानी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस COE की स्थापना के लिए दिशा निर्देश जारी किए। NCMM की शुरुआत जनवरी 2025 में हुई थी। भारत सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों का बीमा किया गया। इसे 2016 में लॉन्च किया गया था। वैश्विक व्यापार परिदृश्य और सांख्यिकी 2025 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने जारी की है। भारतीय नौसेना ने विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में मेघयान 25 संगोष्ठी का आयोजन किया। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के वैज्ञानिकों ने क्लिनीडियम लालेटे नामक बीटल की एक नई प्रजाति की पहचान की है। यह नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के ताले घाटी वन्यजीव अभयारण्य में खोजी गई थी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी नाडा इंडिया ने एक साथ मिलकर स्वच्छ खेल इकोसिस्टम का निर्माण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। हार्वर्ड के शोधकर्ताओं ने वेट बल्ब तापमान की सर्वाइवल सीमा पर सवाल उठाए हैं। उनका सुझाव है कि अधिकतम वेट बल्ब तापमान सीमा 31 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, जबकि इसे 35 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। वेट बल्ब तापमान के माध्यम से चरम ताप के प्रति मानव अनुकूलता की सीमा का मापन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में उर्दू भाषा में साइन बोर्ड को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा किसी धर्म की नहीं होती, वह किसी समुदाय, क्षेत्र और लोगों से जुड़ी होती है। भारत और चीन 2019 से प्रतिबंधित कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। यह तीर्थ यात्रा तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में स्थित पश्चिमी हिमालय पर्वत श्रृंखला में संपन्न होती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।